Hello students, in today's lecture number 3 on electromagnetic induction for class 12 we shall discuss the various methods to produce induced EMF. In this also we shall discuss motional EMF. तो क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं करंट को इंड्यूस करने के और EMF को इंड्यूस करने के, वो इसमें हम जानेंगे। देखिए ये इक्वेशन आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi v इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, यदि करंट और ईएमएफ आपको इंड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंड्यूस करंट और ईएमएफ देन यू हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स as per this equation we can change the magnitude of magnetic field, number 1. Number 2, we can change the angle between magnetic field and area vector. Number 3, we can change the area of the loop. These are the three methods that we shall discuss in today's lecture. So one by one we discuss all the methods. Number 1, by changing the magnitude of the magnetic field. Magnitude of magnetic field बदल करके हम करंट और ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब बी बदलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सो करंट और ईएमएफ इंड्यूस करने का सबसे पहला मेथड है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फेराडे ने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो फेराडे और जोसेफ हेनरी ने परफॉर्म किए थे, so according to Faraday's and Joseph Henry's first, second and third experiment, it is very clear that the magnetic field will increase when another coil or bar magnet is brought nearer to the given coil. जब कोई कॉइल को दूसरे कॉइल के नज़दीक लाया जाता है, राइट, when another coil or bar magnet is brought nearer to the given coil, जब गिवन कॉइल के नज़दीक किसी दूसरी कॉइल या बार मैग्नेट को लाया जाता है तो कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, इसका मतलब चेंज आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली फेराडे और जोसेफ हेनरी ने यह भी बताया कि जब हम किसी कॉइल को या मैग्नेट को दूसरी कॉइल से दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। Also it is clear that magnetic field can be decreased by moving away a bar magnet or coil from another coil. तो कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल या बार मैग्नेट को किसी दूसरे कॉइल की तरफ ले जाने से, नियरर मूव करने से, पास ले जाने से, या एक कॉइल को दूसरे कॉइल से दूर ले जाने पर, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा और उससे फिर करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये था पहला मेथड कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बदल करके हम ऐसा कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को बदलने का तरीका फेराडे और जोसेफ हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि यदि हम बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लाएं या बार मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएं तो दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। जब नज़दीक लाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, जब दूर ले जाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदल करके, यानी थीटा बदल करके, ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल है। तो इस थीटा को बदल करके भी हम मैग्नेटिक जो करंट और ईएमएफ है वो इंड्यूस कर सकते हैं। सो बाय चेंजिंग, या तो थीटा को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, ठीक है। बाय चेंजिंग द एंगल थीटा, या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। सो बाय चेंजिंग एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड। भाई क्लियर है? जब थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो कॉस थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा चेंज होगा तो फाई भी चेंज हो जाएगा, और फाई भी चेंज होगा तो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल सकते हैं। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फाइनली ईएमएफ और करंट कैन बी इंड्यूस्ड। क्लियर है? ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा यदि थीटा
थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा, जैसे कॉस आप जानते हो थीटा जब इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और जब थीटा डिक्रीज होता है तो आप जानते हो कॉस थीटा इंक्रीज होता है। जब थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, और कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। कॉस थीटा डिक्रीज होने से जब फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये करंट को इंड्यूस कर देगा। किसे इंड्यूस करेगा, करंट को, ठीक है, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। अगेन यदि थीटा को डिक्रीज करते हो तो कॉस थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब अगेन ये क्या, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये करंट को इंड्यूस कर देगा, ठीक है, क्लियर है। ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो करंट को इंड्यूस कर देगा, ठीक है। चलिए थर्ड मेथड, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप। अभी मैंने इक्वेशन में बताया आपको फाई इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बदल करके मैग्नेटिक फ्लक्स बदल लिया, जिससे करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो गया। दूसरा हमने एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया दैट इज थीटा को बदल करके हमने मैग्नेटिक फ्लक्स बदला और उससे करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तीसरा है एरिया, एरिया ऑफ द लूप को बदल करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला सकते हैं और फाइनली करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप, ये थर्ड मेथड है। तो एक रेक्टेंगुलर लूप हम कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, पार्सली प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि वो कुछ हिस्सा उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेट रेक्टेंगुलर लूप इज कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v। और जो रेक्टेंगुलर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ। और ये भी हम अज्यूम करते हैं कि x विद द पोर्शन, x विद द डिस्टेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ द लूप विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, में लूप के उस पोर्शन का डिस्टेंस x है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनिशियली प्रेजेंट है, और l जो है अनदर साइड है लूप का, ठीक है। आप देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका डायग्राम हम बनाएं तो कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए सबसे पहले ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये डॉट से मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर बना रहा हूँ। ये लीजिए, सभी डॉट्स को एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर बना दीजिए, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बन जाएगा। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लीजिए, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, क्लियर, रेक्टेंगुलर लूप। और इस रेक्टेंगुलर लूप का कुछ पोर्शन, इस रेक्टेंगुलर लूप का कुछ पोर्शन मान लीजिए, इसको नाम दे दो KLMN, ये रेक्टेंगुलर लूप है। और इसका कितना पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन, इसको मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं इसको, x पोर्शन जो है इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और ये जो लेंथ आप मान रहे हो इसकी L मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ये साइड, ये जो आर्म है रेक्टेंगुलर लूप की L मान लीजिए, और ये आर्म हमने x मान लिया, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर लूप जो है इस डायरेक्शन में ये बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, कौन, रेक्टेंगुलर लूप। और किस वेलोसिटी के साथ ये बाहर जा रहा है, ये किस वेलोसिटी के साथ बाहर जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ बाहर जा रहा है ये रेक्टेंगुलर लूप, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से v वेलोसिटी के साथ ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो हमने लूप कंसीडर किया है इसके फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। देखिए बेटा, जब ये रेक्टेंगुलर लूप बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ लिंक होगा वो बदलेगा, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जब बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इस पोर्शन की यदि मैं बात करूं तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, यदि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सीधे हम फाइनल क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं, स्मॉल चेंज की बात कर लेते हैं, डी फाई वी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा v इंटू एल डी एक्स। अब आप कहेंगे सर ये एल डी एक्स क्या है,
एल डी एक्स क्या है, एल डी एक्स। देखिए हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या इक्वेशन लिखा है इधर रफ में देखिए, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा है, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। अब यदि थीटा का वैल्यू जीरो है तो फाइव बी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा यदि थीटा का वैल्यू जीरो है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आउट ऑफ द प्लेन है, ये पेंसिल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पेंसिल की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो लूप है बेटा, ये जो लूप है, इस लूप का भी क्या, इस लूप का भी जो एरिया वेक्टर होगा वो पेंसिल की डायरेक्शन में होगा। इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, पेंसिल की डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही होगा, ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप के एल एम एन, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से है ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और थीटा जीरो होने पर फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द लूप क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप क्या होगा, एरिया की यदि हम बात करें और रफ में बात करें, एरिया कैसा लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। तो एरिया, मैं एरिया ले रहा हूँ, स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूँ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और ब्रेड्थ कितनी है, एक आर्म तो हमने एल ले ली और ब्रेड्थ हमने डी एक्स मान ली, ठीक है। तो एल इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, स्मॉल एरिया होगा। ये टोटल एरिया नहीं है इस लूप का, ये एक स्मॉल पोर्शन के लिए जिसके लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका एरिया है। एरिया बराबर क्या है, एल इंटू डी एक्स। तो इसी इन दोनों का यूज करके फाइव बी, बी की जगह तो बी रख दिया और ए की जगह क्या रखा, एल इंटू डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। और देखिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लिखता हूँ, एरिया को मैं माइनस करके लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे लूप बाहर जाएगा वैसे वैसे एरिया कम होगा, वैसे वैसे एरिया कम होगा, ठीक है। हियर नेगेटिव साइन represents that area of loop in magnetic field, area of loop in magnetic field is decreasing, क्योंकि जैसे जैसे ये बाहर जा रहा है तो एरिया ऑफ लूप डिक्रीज हो रहा है, तो ये आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लें, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यदि निकालें तो देयरफॉर डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, बी और माइनस एल डी एक्स अपॉन डी टी, ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लें आप, माइनस को आगे लिख लें, एल डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी वेलोसिटी, लूप की वेलोसिटी। आप जानते हैं ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो लूप की जो वेलोसिटी है v, लूप की जो वेलोसिटी है v, ये किसके बराबर होगी, dx अपॉन dt के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की जगह क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v v l। ये क्या आया, d फाई v अपॉन dt आया। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ एज पर Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF E बराबर क्या लिखा जाता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। अब देयर फोर ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। फ्लक्स में चेंज कितना है, ये है माइनस वी वी एल, ये माइनस वी वी एल है और ये माइनस यहाँ पर है फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग। तो ई क्या आ गया, वी वी एल आ गया। ई क्या आ गया, वी वी एल आ गया। ई क्या आ गया बेटा, यहाँ वी वी एल, ठीक है, वी वी एल आ गया। एंड दिस represents induced EMF, also known as motional EMF। मोशनल ईएमएफ क्यों कह रहे हैं, मोशन शब्द से बना है मोशनल, मतलब ये जो लूप है मूव कर रहा है, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं।
एन मोशनल ईएमएफ को मैं लिख देता हूँ एन ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विच प्रोड्यूस एन ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख लो, विच इज प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड, ऐसे लिख लो, एन ईएमएफ which is produced or induced by moving a conductor instead of, किसकी जगह, instead of changing the magnetic field को चेंज करने के बजाय यदि किसी कंडक्टर को मूव करने से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो यही मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है, मोशनल ईएमएफ होगा ये, क्योंकि कंडक्टर को मूव करने से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए ये मोशनल ईएमएफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से नहीं है, ये कंडक्टर को मूव करने की वजह से है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हम, इस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए करंट कितना होगा, फिर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा ये भी निकाल लें। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ आ गया, तो इंड्यूस्ड करंट आई कितना होगा, ई अपॉन आर होगा, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ लूप, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी आई, VVL अपॉन आर, ये इंड्यूस्ड करंट आ गया। क्या आ गया? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इंड्यूस्ड करंट आ गया, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट आ गया VVL अपॉन आर। अब यहां से फोर्स निकाल सकते हैं, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा कंडक्टर को, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, जो कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ILV होगा। हम ये कहाँ से लिखा बेटा, ये लिखा हमने ILV साइन थीटा से। F इज इक्वल टू, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ILV साइन थीटा। अब यहाँ थीटा तो हो गया 90, कैसे हो गया 90, देखो जरा, ये देखो, ये कंडक्टर था, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, आउट ऑफ द पेज है, और लेंथ ये है, ये लेंथ है, ये ब्लैक पेन मैंने जो रखा हुआ है ये लेंथ है, इस तरीके से लेंथ है, ठीक है। या तो इसको ले लो या फिर इसको लेंथ लो, किसी को भी ले लो, दोनों ही केस में लेंथ के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसलिए थीटा तो हो गया 90, तो फोर्स कितना हुआ, ILV हुआ। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर निकाल सकते हैं। अब I की वैल्यू तो आपने पहले निकाल ली, VVL अपॉन आर, ये I की वैल्यू है, इंटू LV, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका B² L² V अपॉन आर, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर आ गया। क्या आ गया? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर आ गया। अब यदि कंडक्टर, देखिए कंडक्टर जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एज द कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एज कंडक्टर यानी लूप, कंडक्टर जिसे आप लूप भी कह रहे हो, इज मूविंग विद स्पीड v, स्पीड v के साथ मूव हो रहा है, ठीक है, स्पीड v के साथ मूव हो रहा है, तो मूव करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स तो इतना चाहिए मूव करने के लिए, तो पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी, पावर रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है, इसके मूवमेंट के लिए पावर क्या चाहिए, तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, V² V अपॉन आर और इंटू V, तो पावर क्या आ गया, पावर आ गया आपका V² L² V² अपॉन
आर, ये पावर आ गया। तो कितनी पावर की जरूरत होगी उसको मूव करने के लिए, ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, पावर का भी वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पावर। ठीक है। अब कई बार एक रिलेशन पूछ लिया जाता है कि चार्ज के बीच चार्ज की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो चार्ज फ्लो होगा वायर से वो कितना फ्लो होगा, चार्ज की वैल्यू पूछ लेता है कई बार। चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, कितना चार्ज फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो होगा कंडक्टर से, ये भी पूछ लेता है। देखिए सिंस E इज इक्वल टू क्या है, डी फाइव वी अपॉन डी टी है। और E को क्या लिख सकते हैं, E इज ई एम एफ विच इज इक्वल नथिंग बट आई इंटू आर। आई इंटू आर होता है। ठीक है, आई इंटू आर होता है। तो दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से आई आर इज इक्वल टू डी फाइव वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और आई क्या है, सिंस आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो इस तरीके से ये आई की जगह डी क्यू अपॉन डी टी रखो, अब डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी फाइव वी अपॉन डी टी। अब डी टी से डी टी कैंसिल हो रहा है, तो जो चार्ज होगा डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, वन अपॉन आर डी फाइव वी, ये आ जाएगा, वन अपॉन आर डी फाइव वी, ये आ जाएगा। ये चार्ज की अमाउंट दे देगा इस तरीके से। तो चार्ज की अमाउंट भी निकाल सकता है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताए, पावर, फोर्स, करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ, मैथमेटिकल तो हमने निकाल लिया कि करंट इंड्यूस हो रहा है, मैथमेटिकल कितना इंड्यूस हो रहा है वो हमने पता कर लिया। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा करंट का, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा रेक्टेंगुलर लूप में, वो किस डायरेक्शन में होगा, इसे जानने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। देखिए फ्लेमिंग ने दो रूल दिए थे, एक तो लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल का तो हम यूज वहां करते हैं जहां कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जहां कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होता। जहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, यानी जहां पर करंट इंड्यूस होता है, वहां राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, वेयर एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है, देखिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए, ठीक है, वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है, हमारा जो राइट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर यानी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए, फैलाइए कि जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फर्स्ट फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, थंब किसको बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा। थंब किसको बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर को। और जो मिडिल फिंगर है वो आपको बताएगी इंड्यूस्ड करंट को। किसको बताएगी, इंड्यूस्ड करंट को। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये फर्स्ट फिंगर है, यदि ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर किसको बताएगी, फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। और थंब किसको बताएगा, यदि ये थंब है, ये थंब है, तो थंब किसको बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर को, मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा। ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा। और ये जो मिडिल फिंगर होगी, मिडिल फिंगर, ये कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर फिर आपको बताएगी किसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, अब जैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये इसमें बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब थंब तो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो ये मेरा राइट हैंड है बेटा, ये मेरा राइट हैंड है और ये थंब है। थंब तो बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है जिस तरफ पेन है, ऐसे ही तो जा रहा है, वी का डायरेक्शन देखिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउट ऑफ द पेज है, तो फर्स्ट फिंगर आउट ऑफ द पेज हो गई। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये नीचे की तरफ आ रही है ना, ये फर्स्ट फिंगर तो ऊपर की तरफ हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये थंब इस तरफ हो गया, ये बता रहा है आपको मोशन का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कौन, कंडक्टर। और ये जो मिडिल फिंगर है ये नीचे की तरफ आ रही है ना बेटा,
ये नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब इसमें करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगा, करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगा। इसमें निकालेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, इस तरीके से ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो जाएगा। जो इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा, करंट जो इसमें इंड्यूस होगा वो कैसे इंड्यूस हो जाएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पर अप्लाई कर दो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को, तो डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज आ गई। ठीक है, तो जब डिक्रीज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। ऐसा हमने क्वेश्चन भी पहले किया है। चलिए, ये बात हो गई। ये तो बात हुई कि वेरियस मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, मोशनल ईएमएफ क्या है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, इस बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया है मैंने एग्जाम्पल 6.6। इस एग्जाम्पल में हमने बात की है किसकी, इस एग्जाम्पल में हमने जो बात की है मेटेलिक रॉड की बात की है। ये मेटेलिक रॉड क्या है, एक मेटेलिक रॉड है। ए मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, कितने मीटर लेंथ की, 1 मीटर लेंथ की एक मेटेलिक रॉड है। उसको रोटेट किया जाता है किस फ्रीक्वेंसी के साथ, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड के साथ रोटेट किया जाता है। विद वन एंड हिंग्ड एट सेंटर, एक एंड कहाँ पर अटैच्ड है, उसका बंधा हुआ है सेंटर पर, एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 मीटर। जैसे मैं कहूँ तो ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है सर्कुलर रिंग, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग है और ये क्या है, सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग के सेंटर पर एक मेटेलिक रॉड का, ये मेटेलिक रॉड है, ये मैं जो डार्क बना रहा हूँ ये मेटेलिक रॉड है। ठीक है, मेटेलिक रॉड का एक सिरा यहाँ सेंटर पर फिक्स है, एक सिरा, वन एंड ऑफ द मेटेलिक रॉड इज हिंज्ड एट सेंटर एंड द अदर एंड इज एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग। ये सर्कुलर मेटेलिक रिंग है और ये रॉड है। ठीक है, ये क्या है, रॉड है और ये क्या है, सर्कुलर रिंग है। इस रॉड का एक सिरा सेंटर पर हिंज्ड है और दूसरा सिरा सर्कमफ्रेंस पर है। ठीक है, क्लियर। और ये जो मेटेलिक रॉड है, लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड कितनी है, लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड, लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड यानी स्मॉल एल, ये 1 मीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये रोटेट हो रही है, ये रोटेट हो रही है ऐसे, रोटेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एफ मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, या म्यू कुछ भी लिख सकते हो, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। समझ गया है बात को, यहाँ तक क्लियर है। 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। चलिए, और क्या कह रहा है, एक एंड यहाँ फिक्स है और एक एंड सर्कमफ्रेंस पर है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, रेडियस भाई जितनी रॉड की लेंथ होगी उतनी तो इस सर्कुलर रिंग की रेडियस है, 1 मीटर। ठीक है, चलिए, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर। तो ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन है कॉइल का, और ये जो पेंसिल की डायरेक्शन है ये इसका एक्सिस हो जाएगा रोटेशन का। ठीक है, चलिए, ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, कितने का मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1 टेस्ला, इज पैरेलल टू एक्सिस प्रेजेंट एवरीवेयर। ये एक्सिस थी ना रोटेशन की ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है यहाँ पर पैरेलल है आउट ऑफ द पेज। ठीक है ना, ऊपर की तरफ ले लो चाहे नीचे की तरफ, ऐसे भी ले सकते हो आप। ये भी तो परपेंडिकुलर हो गई एक्सिस प्लेन इसके। ठीक है, तो जैसा बुक में ले रखा वैसा ले लेते हैं। नीचे की तरफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्टेड है मान लीजिए, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्रॉस से। ये लीजिए, ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, कौन, ये सर्कुलर मेटेलिक रिंग जिसमें एक रॉड है। ठीक है, क्लियर। What is the EMF between the center and the metallic ring?
व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ कितना होगा बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। ये जो मेटेलिक, ये तो हो गया सेंटर, ये तो क्या हो गया सेंटर, और ये क्या हो गई मेटेलिक रिंग। तो सेंटर और मेटेलिक रिंग के बीच कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो कैसे निकालें, कितना कितना ईएमएफ होगा। देखिए वैसे ही करेंगे हम। यदि हम पहले टोटल ईएमएफ तो हम निकालेंगे नहीं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं पहले, ठीक है। टोटल ईएमएफ तो हमारा निकलेगा नहीं, तो जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, ईएमएफ कितना आएगा, देखिए ईएमएफ जो आएगा हमारा डीई लिख देता हूं मैं ईएमएफ को, ठीक है, कितना लिख देता हूं डीई। और आप रफ में ये जान लीजिए, ये रफ में जान लीजिए ई का वैल्यू कितना आया था हमारा, ई का वैल्यू जब कोई यहाँ पर रॉड मोशन कर रही है ना तो मोशनल ईएमएफ की बात होगी, तो इतना आया था, ध्यान कीजिए वीवीएल, यही तो आया था, वीवीएल आया था। अब ई को मैं डीई लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल नहीं ले रहा हूँ इसलिए। और मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं बी लिख लेता हूँ, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। और वी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है। और एल की जगह क्या ले लेता हूँ, एल की जगह ले लेता हूँ, एल की जगह क्या ले लेता हूँ बेटा, एल की जगह डी आर ले लेता हूँ, एल की जगह क्या ले लेता हूँ डी आर ले लेता हूँ, ठीक है। डी आर, आर मतलब रेडियस है इस रॉड का, तो रॉड का जो रेडियस है यानी सर्कुलर मेटेलिक रिंग का रेडियस है, तो हम टोटल रेडियस की भी बात नहीं कर रहे हैं। जब टोटल ईएमएफ नहीं ले रहे हैं तो टोटल रेडियस भी नहीं लेंगे भाई। इसके और इसके बीच ही तो हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो चेंज किस में आएगा, इसकी रेडियस में चेंज आएगा। तो पहले अब मैंने ये लिख दिया। अब यदि टोटल निकालूंगा तो इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, डीई, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है, डीई और ये वी वी डी आर, समझ गए बात को। अब इसका इसको टोटल रॉड को लेना है आपको, टोटल रॉड को लेना है, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन जाएगा, जीरो से कैपिटल आर, मान लेता हूँ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मेटेलिक रिंग, यानी कैपिटल आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रॉड हो जाएगा। कैपिटल आर ही क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर मान लेता हूँ, कैपिटल आर लेंथ ऑफ द मेटेलिक रॉड, कैपिटल आर जो स्मॉल एल है, ये दोनों बराबर है ना भाई। लेंथ ऑफ द मेटेलिक रॉड और जो कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ मेटेलिक रिंग है, ये दोनों बराबर हैं। ये रेडियस ऑफ मेटेलिक रिंग है कैपिटल आर, दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने लिखा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एल, ठीक है, ये लिख दिया। और ईएमएफ जब जीरो है तो जीरो, और जब कैपिटल आर यानी यहाँ की बात करोगे तो मैक्सिमम ईएमएफ ई आ जाएगा। अब जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो डी का क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी e आएगा। अब यहाँ से क्या बाहर लिया जा सकता है, उसको बाहर ले लो, b को बाहर ले लो। और जो ये v है ना बेटा, लीनियर वेलोसिटी, अब ये एंगुलर वेलोसिटी से रिवोल्यूशन कर रही है, कितना रिवोल्यूशन पर मिनट है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी ये रोटेशनल मोशन में है। अब रोटेशनल मोशन में है तो आप जानते होंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, होता है या नहीं होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन होता है। तो v की जगह क्या लिख दें हम, आर ओमेगा लिख दें, v की जगह क्या लिख दें बेटा, आर ओमेगा लिख दें, v की जगह आर ओमेगा, इस v की जगह आर ओमेगा, ठीक है। r इज रेडियस एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू डी आर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करो, e इज इक्वल टू बी, और क्या बाहर लिया जा सकता है, ओमेगा को बाहर लिया जा सकता है। अब अंदर क्या रह गया इंटीग्रेशन में, आर डी आर रह गया, और लिमिट क्या रह गई, जीरो से कैपिटल आर। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, वैसे ही आर डी आर का क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट क्या, जीरो से कैपिटल आर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो वी वी ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस तो जीरो हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आ गया, वन अपॉन टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, वन अपॉन टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, यही तो आया, वन अपॉन टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये आ गया ना, ठीक है। तो वन अपॉन टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इतना ईएमएफ डेवलप होगा इस सेंटर और एक्सेल के बीच। कितना ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन सेंटर एंड दिस सरकमफ्रेंस ऑफ द मेटेलिक रिंग, कितना इंड्यूस हो रहा है, फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू वन अपॉन टू वी ओमेगा आर स्क्वायर, ये आया। अब देखो निकालना है इसको, वन अपॉन टू, बी का वैल्यू क्या है, वन टेस्ला, ओमेगा क्या होगा, टू पाई इंटू एफ होता है,
और आर स्क्वायर अभी रखेंगे। चलिए 1/2, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2, पाई का मतलब 3.14, ठीक है, और एफ का मतलब 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो सेकेंड में है तो बदलने की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। और कैपिटल आर इज द लेंथ ऑफ द रॉड, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द मेटेलिक रिंग, जो कि लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर है, यानी 1 है। कितना है? 1 है, ठीक है। और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू दिस करो, 5 4 जा 20, 5 7, 5 3 जा 15, और ये 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। और ये इंटू 10 भी आएगा ना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो, और ये 1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 157 आ जाएगा ना, ये पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे 100 आएगा, 10 से कैंसिल होगा तो 157 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 157 वोल्ट आ गया। इतना ईएमएफ डेवलप होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इतना ईएमएफ डेवलप होगा 157 वोल्ट, सॉरी 157 वोल्ट, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा कोई सवाल आए तो सीधे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, वी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एग्जाम्पल 6.7 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.7 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 6.7 क्या कह रहा है, देखिए। एग्जाम्पल 6.7 क्या कह रहा है? ए व्हील विद 10 मेटेलिक स्कॉप्स, ठीक है। ए व्हील विद 10 मेटेलिक स्पॉक्स, स्पॉक्स मतलब जो तार होते हैं ना, एक पहिए में जो तार होते हैं, जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें जो तार लगे रहते हैं उनको स्पॉक्स कहते हैं, मेटेलिक स्पॉक्स, ठीक है। ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, एक तार की लंबाई कितनी है? 0.5 मीटर लॉन्ग। इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। किस स्पीड से? 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी ओमेगा का वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? ओमेगा का वैल्यू है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा का वैल्यू है, ध्यान रखना। इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एच ई एट ए प्लेस, इफ एच ई इज 0.4 गॉस एट द प्लेस, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। तो ये व्हील है, ठीक है, और ये हो गया एक्सेल, यहाँ पर एक्सेल होता है जिसको सेंटर कह रहे हो आप। और इसमें कितने मेटेलिक स्पॉक्स हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेटेलिक स्पॉक्स का पहिया है ये, ठीक है। तो ये एक्सेल है और ये क्या है? ये रिम है, इसको रिम कहते हैं। तो एक्सेल और रिम के बीच कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो वैसा ही सवाल है जो अभी हमने किया था, तो उसी फॉर्मूले का यूज होगा, उसी फॉर्मूले का यूज हो जाएगा ना। सेंस ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या था? 1/2 वी ओमेगा आर स्क्वायर, यही था ना, यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। नंबर ऑफ मेटेलिक स्पॉक्स कितने हैं? 10 मेटेलिक स्पॉक्स हैं। कितने मेटेलिक स्पॉक्स हैं? 10, 10 मेटेलिक स्पॉक्स हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। 10 हो चाहे 100 हो, भाई जितना यहाँ से यहाँ एक स्पॉक के बीच में जो ईएमएफ होगा बाकी सबके साथ वही तो होगा। तो नंबर ऑफ मेटेलिक स्पॉक मायने नहीं रखता इस केस में, ये इमटेरियल है। नंबर ऑफ मेटेलिक स्पॉक्स जो है इसका कोई महत्व इतना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ईएमएफ अक्रॉस द स्पॉक्स आर इन पैरेलल डायरेक्शन। तो स्पॉक्स कितने ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा ना, एक स्पॉक के अक्रॉस, वही बाकी के अक्रॉस भी होगा। चलिए ओमेगा का कितना वैल्यू दे रखा है? 120 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, ठीक है। अब इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा बेटा। किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट यानी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड में, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, 1 मिनट की जगह 60 लिख दिया, तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। क्या आ गया? 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, ठीक है ना।
इस वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी आप कह दो, एंगुलर वेलोसिटी कह दो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कह दो। अब एंगुलर इसको ओमेगा ही लिख लो, चलो ओमेगा, ठीक है, ओमेगा है, ओमेगा है ये, ठीक है, इतना है। अब बताइए कि ये क्या नाम से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मैग्नेटिक फील्ड है आपका 0.4 गॉस, और इस गॉस को बदल लो किसमें, टेस्ला में, तो ये -4 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, स्पॉक्स की लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, लेंथ ऑफ द स्पॉक दे रखा है 0.5 मीटर। लेंथ, जो लेंथ होगी स्पॉक की वही तो कैपिटल आर होगी, और ये 0.5 मीटर है, वही तो इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो 0.5 मीटर तो रेडियस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो गया। और ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू यदि हम देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट स्पीड है। तो स्पीड दे रखी है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। और r क्या है, 0.5 है, ये कैपिटल R कर लो आप, 0.5। और ओमेगा कितना है, 120/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड ना, पर सेकेंड में बदल लिया, तो 5/10 इंटू 120/60, 120 ओहो गलत कर रहे हैं, हाँ बेटा ये फ्रीक्वेंसी हो गई ना, रिवोल्यूशन पर मिनट तो फ्रीक्वेंसी हो गई, रिवोल्यूशन पर मिनट तो फ्रीक्वेंसी हो गई, सॉरी बेटा, रिवोल्यूशन पर मिनट क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ओमेगा नहीं है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम, ये 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। तो ओमेगा निकाल लो आप, ओमेगा क्या आ जाएगा, 2πf, ठीक है। तो 2π और f कितना आया, 2, यानी 4π आ गया ओमेगा, सिंपली ओमेगा कितना आ गया, 4π। ये तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, करेक्ट कीजिएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, हाँ ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमने सेकंड में बदल ली, रिवोल्यूशन पर सेकंड में 2 आ गई, और ओमेगा निकाल लिया, यहाँ से ही आ गया। अब तो रख दो 1/2, b कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ओमेगा कितना है, 4π, और r कितना है, 0.5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब सॉल्व भी करना है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 10⁻⁻⁴, 4 इंटू 3.14 इंटू ये 0.5 इंटू 0.5 ऐसे आ जाएगा। अब ये देखो 5 5 जा 25, 4 जा 100, और 200 और 3 पॉइंट हैं, ठीक है ना, 200/1000, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू 314/100 हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव किया तो, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻⁴ यही होगा। अब यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 826/10 है, तो अपॉन 10, और ये भी तो बच गया, 1000 हो गया, इंटू 10⁻⁻⁴, इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.628 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट, इतना आ जाएगा। यदि इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो 6.28, तो ये इतना आ जाएगा -5 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। सीधे फॉर्मूला यूज किया है, तो ये ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं अभी गलत कर रहा था, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, ठीक है, कई बार स्किप होता है दिमाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल 6.8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 6.8 में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है,
ये देखिए पहले, जस्ट ए मिनट में। हाँ जी बेटे, इस क्वेश्चन में द आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर, आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर, ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ठीक है। इसका आर्म पी क्यू, ये देखो ये रहा आर्म पी क्यू, ठीक है। आर्म पी क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर, कौन सा रेक्टेंगुलर कंडक्टर, ये जो है, ठीक है। के एल एम, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, के एल एम, ठीक है ना। आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0, कहाँ से मूव किया जाता है, ये पी क्यू जो है यहाँ से मूव किया जाता है एक्स इज इक्वल टू 0 से, ठीक है ना, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 टू वी, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू वी तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इज 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन वी, एंड इज 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन वी, यानी इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है। ओनली द आर्म पी क्यू पजेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इस आर्म पी क्यू का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है आर्म पी क्यू का रेजिस्टेंस। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म पी क्यू इज पुल्ड आउटवर्ड, उस सिचुएशन को कंसीडर कीजिए जब आर्म पी क्यू को बाहर की तरफ खींचा जाए, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2v, 0 से 2v पर ले जाया जाए, ठीक है। एंड इज देन मूव्ड बैक टू एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर इस 2v से 0 पर लाया जाए, पहले 0 से v पर ले गए, v से 2v पर ले गए, फिर 2v से b लाएंगे, फिर v से 0 लाएंगे, ऐसे मूव कर रहे हैं इस आर्म पी क्यू को, समझ में आ रहा है, ठीक है। और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, v स्पीड से मूव कर रहे हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, फ्लक्स निकालिए कहाँ पर, 0 पर, 0 से b निकालिए, b से 2v निकालिए, 2v से 2v पर निकालिए, 2v से b निकालिए, फिर आते समय, वापस आते समय फिर v से 0 निकालिए, ऐसे निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, फोर्स निकालना है टू पुल द आर्म, एंड द पावर, एक फ्लक्स निकालना है, 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ, तीसरा फोर्स निकालना है, चौथा पावर, ठीक है, एज जूल हीट। स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटी विद डिस्टेंस, इनका वेरिएशन भी स्केच कीजिए, यानी ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है ना उसको समझ लो, ये एग्जाम्पल 6.8 है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलिए, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इस टाइप से, इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। इसको मैं पूरा बना लेता हूँ, ये एक ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्म पी क्यू है, ये कंडक्टर है पी क्यू, क्या है ये, पी क्यू। और ये जो पी क्यू है ये मूवेबल है, ये कैसा है, मूवेबल है, ध्यान रखिए, इसको आगे पीछे मूव किया जा सकता है। ये पी क्यू मान लीजिए, ये पी और क्यू, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से इस तरफ मूव किया जाता है, v वेलोसिटी से। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ तक ये x इज इक्वल टू v है, और यहाँ मूव करके यहाँ लाया जाता है इसको, आर्म पी क्यू को, कंडक्टर पी क्यू जो रॉड है, ये रॉड पी क्यू है, इसको मूव करके यहाँ लाया जाता है, और यहाँ है x इज इक्वल टू 2v, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दिया है r, इसको s नाम दिया है, और इस जगह को k नाम दे रहे हैं पॉइंट को, और यहाँ पर ये l नाम दिया जा रहा है, ठीक है, इसको m नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसकी ये वाली जो लेंथ है ये स्मॉल l है, जितनी ये l होगी वही पी क्यू की लेंथ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जब इस रॉड पी क्यू को 0 से कहाँ ले गए, b पर ले गए, फिर b से 2v पर ले गए, ठीक है। फिर पहले तो फॉरवर्ड जाएंगे, फिर बैकवर्ड आएंगे, फिर 2v से b पर आएंगे, और b से 0 पर आएंगे। तो देखिए, फॉर फॉरवर्ड मोशन, फॉर मोशन ऑफ रॉड पी क्यू फ्रॉम
x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2v, ये कंडीशन ले रहा हूँ मैं। x इज इक्वल टू 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 2v पर ले जा रहे हैं, ये पहली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा PQRS में, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, देखिए जब x की वैल्यू लेस देन b है, ध्यान दीजिएगा लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी x 0 या 0 से ज़्यादा हो और लेकिन b से कम हो, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा क्या PQRS में, बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा, फाई b। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली इतना होगा, VLX। कैसे आया जी ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा। अब थीटा का वैल्यू तो यहाँ 0 है, क्यों 0 है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है और इसका जो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है PQRS, इसका एरिया वेक्टर भी तो ऊपर ही होगा, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो सिंपली थीटा जब 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई b क्या आ गया, ये आ गया आपका BA के बराबर। किसके बराबर आ गया, BA के बराबर। और एरिया क्या है इस लूप का, यदि ये L है और इसको आप dx ले रहे हो, मान लो ये कितना है dx है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से इस डायरेक्शन में x ले रहे हो आप, तो dx हो गया। तो L इंटू डी एक्स इसका एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया हो गया। तो L इंटू डी एक्स लिखो, चाहे जैसे आपने क्वेश्चन में लिया L इंटू एक्स ले लो, x लेना x ले लो, ठीक है, ये x में वेरिएशन आ रहा है, तो L इंटू एक्स, लेंथ इंटू एक्स, ये आ गया आपका एरिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, कहाँ से कहाँ तक, b से तो कम, v से कम और ग्रेटर देन इक्वल 0 पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, VLX है। अब बताइए यदि मैं जाता हूँ लेस देन लेता हूँ 2v और ग्रेटर देन इक्वल ले लेता हूँ b, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, यहाँ से यहाँ तक, x इज ग्रेटर देन इक्वल b, x इज ग्रेटर देन इक्वल b, यानी b पर है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है। तो कितना डिस्टेंस हो गया, ये 2b है और ये b है, तो डिस्टेंस हुआ x का वैल्यू कितना हो गया, b हो गया ना भाई, ये 2 यहाँ से यहाँ तक का 2b है और यहाँ से यहाँ तक का b है, तो इस क्षेत्र का जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया, b आ गया, कितना आ गया, b आ गया। तो x की जगह तो b हो गया और l तो l ही रहेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है, तो ये फाई b आ गया, ये क्या आ गया, फाई b आ गया, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया कहां से कहां तक, आपका K से L तक, K से L और फिर L से MB, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया। चलिए अब EMF कितना होगा, EMF बताऊं इसी क्षेत्र में, अब बताइए, इसको उल्टा यहाँ लिख लेते हैं, EMF क्या होगा इसी पार्ट के लिए, EMF क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है, अलग से लिख लो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो x लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए EMF क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस VL का तो होगा नहीं, x का होगा t के रेस्पेक्ट में, तो b हो जाएगा वेलोसिटी, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो VLB हो गया। समझ में आ गई बात, b और l का तो होगा नहीं, dx अपॉन dt को v लिख दिया और नेगेटिव है। अब यदि x को लेस देन 2b लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल b लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर x तो है ही नहीं, ये तो सब कांस्टेंट आ गया ना, ये v कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो इस ये तो तीनों की तीनों कांस्टेंट है, यहाँ तो x कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तीनों की तीनों कांस्टेंट है, तो EMF क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या नहीं, कि भाई इसका डी फाई अपॉन डी टी निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ EMF इंड्यूस नहीं होगा, v स्मॉल v, x इज इक्वल टू v से x इज इक्वल टू 2v तक कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा। यहाँ तो फ्लक्स फिक्स है, कितना, VLB रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई फ्लक्स में चेंज आ ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ EMF इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये EMF की बात हो गई। अब यदि करंट निकालना है तो करंट निकाल लीजिए। एक तो क्या पूछ रहा है आपको, फ्लक्स पूछ रहा है, एक EMF पूछ रहा है, ठीक है, और करंट निकलेगा तभी तो फोर्स आएगा, तो आई क्या होगा, करंट क्या होता है, VL अपॉन
आर ये हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है, आप जानते हो, ई अपॉन आर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आर दे रखा है, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस किसका, रॉड पी क्यू का। तो ईएमएफ हमने कितना निकाला था, वी वी एल निकाला था, ठीक है। तो ये करंट हो जाएगा, क्लियर। और करंट आ गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स भी पूछ रहा है ना वो। फोर्स, फोर्स क्या होता है, आई आई एल वी, ये होता है ना फोर्स, ठीक है। तो वही कंडीशंस लगाएं, एक्स लेस देन वी ग्रेटर देन इक्वल 0, और एक कंडीशन हो जाएगी लेस देन 2b ग्रेटर देन इक्वल b। तो फोर्स बताइए कितना होगा इसको, जब फोर्स ये है तो फोर्स को लिखा क्या जाएगा, आई का वैल्यू क्या है, वी वी एल अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर हो जाएगा। तो फोर्स इस क्षेत्र में जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस क्षेत्र में तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर हो जाएगा या नहीं, यही फोर्स होगा। लेकिन जहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, क्या वहाँ फोर्स होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो वहां पर फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो ये फोर्स की बात हो गई इन दोनों क्षेत्रों में। पावर की बात करें, हीटिंग लॉस, ठीक है, पावर, पावर या फिर कहो जूल्स हीटिंग लॉस। हीटिंग लॉस कितने होंगे इस रॉड पी क्यू को मूव करने पर, जूल्स हीटिंग लॉस, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, आई स्क्वायर आर, ठीक है। या पावर, या फिर लिखते हो आप P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, लिखते हो या नहीं। तो F का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और इंटू वी क्या आ गया, ये वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया ना पावर का फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया पावर का फॉर्मूला। तो अब पावर को लिखना है हमें लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें पावर क्या होगी, पावर क्या होगी इसमें, इसमें हो जाएगी वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। जहाँ फ्लक्स में चेंज आ रहा है वहाँ पावर भी होगी, उसको मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2b से कम और ग्रेटर देन b, इस केस में जहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो पावर भी 0 होगी, वहां पर मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही एक्सप्रेशन, ये तो हमने 0 से 2b ले गए, अब 0 से 2b, फिर 2b से b भी लिखा जा सकता है, ऐसे कैसे, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ की बात कर लें, देखो ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने ले लिया, इधर ले लिया, ये मैं पार्ट्स बना लेता हूं, ठीक है। और ये इसको मैंने लिख दिया के, इसको मैंने लिख दिया एल, इसको मैंने लिख दिया एम, ठीक है, ठीक है। इसको फिर एल, फिर वापस आएंगे ना के तक, और फिर ये लिख दिया के। देखो जरा, के से कहाँ जाओगे, एल पर, एल से कहाँ जाओगे, एम पर, फिर एम से एल पर, फिर एल से के पर, ठीक है ना। तो के से एल, एल से एम, फिर एम से एल, एल से के, ठीक है। अब सबसे पहले फ्लक्स की बात कर लें। फ्लक्स, के से एल में फ्लक्स क्या है, के से एल में फ्लक्स क्या है, के से एल में फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, देखो जरा। के से एल का मतलब क्या है, के का मतलब 0, के का मतलब क्या है 0, और एल का मतलब b, यानी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b। फ्लक्स देखो v एल एक्स चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, x चेंज हो रहा है, लेकिन b से 2b में फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यानी l से m में फ्लक्स चेंज नहीं आएगा, l से m में नहीं आएगा, और फिर m से l में नहीं आएगा, k से l में होगा, ठीक है, और फिर l से k में होगा। जितना k से l में चेंज आएगा उतना ही l से k में आएगा। तो देखिए कैसा ग्राफ आएगा, k से l में फ्लक्स का चेंज हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे आप के से एल पर जाओगे तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लूप जो है इंक्रीज होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा, तो ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, ठीक है। एल से एम में तो कोई लिंक होगा ही नहीं, एम से एल में कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन जब एल से के आओगे तो वापस आ रहे हो तो एरिया कम होगा, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इस ये तो हो गया के से एल फ्लक्स बढ़ा, फिर एल से एम फ्लक्स बढ़ेगा ही नहीं, एल से एम नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, m से l नहीं बढ़ेगा। फिर l से k तो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे इंक्रीज हुआ था वैसे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक k से m तो जो है आउटवर्ड मोशन को बताता है, आउटवर्ड। ठीक है, ये तो आउटवर्ड को बता रहा है, और ये बैकवर्ड को बता रहा है, वापस आ रहे हैं, है ना। इनवर्ड भी कह सकते हो, इनवर्ड या बैकवर्ड। अब दिख रहा होगा आपको, बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ तक के तक। ठीक है, ये बैकवर्ड है, इनवर्ड। तो ये तो फ्लक्स की बात हो गई। कितना फ्लक्स, ये किसके बराबर होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना है, ये जहाँ कांस्टेंट है BBL, यही तो है, BLB या BBL, यही तो है। अब EMF को बताओ, EMF का क्या होगा। यदि ये एक्सिस में ले लेता हूँ तो बताइए EMF का क्या होगा। EMF की बात कर रहा हूँ, EMF तो K से L में EMF क्या इंड्यूस हो ही नहीं रहा, तो जीरो है। K से L में EMF इंड्यूस हो ही नहीं रहा, K से L में EMF इंड्यूस हो ही नहीं रहा। ठीक है, K से L में EMF इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो EMF क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी EMF ऐसे आएगा, इतना आएगा, नेगेटिव आएगा ना, इतना इस रीजन में आएगा, ये EMF का होगा, ये EMF को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो EMF नेगेटिव आएगा। कितना आएगा नेगेटिव में, -VLV आएगा, क्योंकि फ्लक्स कितना था, VLX था। फ्लक्स कितना था 0 से V में, VLX। तो आप EMF निकाल लोगे d∅/d से, तो dx/dt भी आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, VBL। अब देखो L से M कोई EMF है क्या, नहीं है, जीरो है। ठीक है, और M से L वापस आते समय नहीं है, जीरो है। फिर L से K क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो EMF का क्या होगा, उतना इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा EMF, पॉजिटिव साइड में आएगा ना EMF। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड में आएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा प्लस VBL या VLB प्लस में, ये EMF हो गया, EMF का ग्राफ हो गया। अब चलिए फोर्स का रिप्रेजेंट कर दो, ये फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होगा भाई, जैसा EMF है वैसा ही फोर्स होगा, जैसा EMF का आ रहा है वैसा ही फोर्स का आएगा, तो फोर्स भी नेगेटिव हो जाएगा K से L। ठीक है, K से L ये फोर्स भी नेगेटिव हो जाएगा। कितना है फोर्स नेगेटिव में, -B² L² V/R है। और जहाँ EMF नहीं है वहाँ फोर्स भी नहीं होगा, यहाँ होगा ही नहीं। और जहाँ EMF पॉजिटिव है वहाँ फोर्स भी पॉजिटिव होगा, ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। और कितना आएगा ये पॉजिटिव फोर्स, +V² L² V/R, इतना आ जाएगा। अब एक लास्ट बच गया क्या, पावर। ये पावर का रिप्रेजेंट कर लो, पावर का रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, पावर का ग्राफ क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है, पावर तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पावर में स्क्वायर टर्म आती है। देखो पावर हमेशा पॉजिटिव आ रही है, स्क्वायर टर्म है सभी की। ठीक है, तो पावर तो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव है ही नहीं पावर तो और जहाँ फ्लक्स चेंज होगा वहीं पावर आएगी। तो देखो जीरो, ये जब आप बात करोगे K से L तो ये पावर आ जाएगी, ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा, और किसके बराबर आएगा, B² L² V/R, ये पावर आएगी। और जहाँ EMF इंड्यूस हो ही नहीं रहा वहाँ पावर भी जीरो होगी। और फिर जहाँ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है वहाँ भी पावर पॉजिटिव आएगी, ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा। कितना, वही +V² L² V², ये पावर आ जाएगी। तो ये x = 0 हो गया, ये x = b हो गया, ये x = m, क्या m का मतलब x = 2b हो गया, और फिर ये l का मतलब x = b हो गया, और फिर k का मतलब x = 0 हो गया। तो इस तरीके से इस ग्राफ को बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए ये सवाल हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए, और अभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और हैं, तो इनको हम बाद में ले लेंगे किसी दिन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।